हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 4 का आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ था, जिसका आपको प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 73 को देखने वाले हैं। सेट नंबर 73 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कितने देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो भारत में आपका आंसर हो जाएगा 7 देश जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। 7 कौन कौन है देख लीजिए। 7 में आपका आ जाएगा, एक तो आपका आ जाएगा सबसे पहले नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बाद आपका भूटान आ जाएगा, भूटान के बाद पाकिस्तान आ जाएगा, उसके बाद ले लीजिए आप श्रीलंका आ जाएगा, फिर बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश, नेक्स्ट आ जाएगा मालदीव एंड लास्ट आप याद रखिएगा इंडिया। तो ये 7 देश जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ स्थित है। तो हिमालय को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जानते हैं, लघु या फिर मध्य हिमालय, वृद्ध या महान हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये ट्रांस हिमालय आपका आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी ट्रांस हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कब गंगा और यमुना नदियों को जीवित मानव का दर्जा दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, 2017 में। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय ने जो है वो गंगा और यमुना को सूची मिलान करते हैं। एक तरफ सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है जिसमें मृदा की विशेषता है और एक तरफ मृदा के प्रकार दिया हुआ, इसे मैच करेंगे। तो सबसे पहले मृदा जिसका विकास उन क्षेत्रों में जहां रवेदार अग्नि चट्टान पाई जाती है वो लाल पीली मृदा होती है। कौन? लाल पीली होती है। नेक्स्ट, मृदा में सामान्यतः मृदा सशस्त्र नहीं पाया जाता है। वो मृदा आपकी जलोढ़ मृदा होगी जिसमें मृदा सशस्त्र नहीं पाया जाएगा, यानी सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाएगा। सी हो जाएगा। लावा पदार्थ या विशाल चट्टान के विखंडन से निर्मित, लावा पदार्थ या विशाल चट्टान के विखंडन से निर्मित होता है वो आपका हो जाएगा काली रेगुर मृदा। क्या हो जाएगा? कालू रेगुर मृदा। नेक्स्ट है उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकास, ये आपका हो जाएगा लेटेराइट मृदा, ठीक है। तो आप आंसर करेंगे इसका सी, BCAD। अगला है 5 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत भारतीय वनों को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। निम्न में से कौन इस वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत भारतीय वनों को मुख्यतः 3 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है और वो 3 वर्ग है आपका, 3 वर्ग आपका है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन। आरक्षित वन इसमें नहीं है, आरक्षित वन नहीं है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। संरक्षित वन होगा, राष्ट्रीय वन होगा और ग्राम वन होगा। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया 1996 से 97 में। कब? 1996 से 97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कब की गई। तो कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना 1912 में की गई। कब? 1912 में। अच्छा, गन्ना के लिए जो टेम्परेचर मिनिमम है वो है 20 डिग्री सेल्सियस और वर्षा यहाँ पे एवरेज होनी चाहिए 120 सेंटीमीटर गन्ना की उत्पादक के लिए। और गन्ना उत्पादक में यूपी जो है वो सब यूपी है और चीनी में महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी, गन्ना के प्रोडक्टिविटी में भी आपका महाराष्ट्र ही हो जाएगा। वैसे ही आकर आपका चेंज होते रहता है, तो करंट अफेयर में से याद कीजिएगा। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो तारापुर कहाँ पे है आपका? तारापुर आपका महाराष्ट्र में है और इसका जो स्थापना किया गया था, इसका स्थापना वो अमेरिका के सहयोग से। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया। ऐसा पहला राज्य जहां ट्रिपल पी PPP मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे गुजरात में। ट्रिपल P मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है गुजरात में। निम्न में से केरल का कौन सा त्यौहार सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है मकर विलक्कू। मकर विलक्कू केरल का फेस्टिवल है, ओनम केरल का है, विशु केरल का है।
मिलाद-ए-शरीफ आपका ये जम्मू कश्मीर का है, मिलाद-ए-शरीफ जम्मू कश्मीर का। और मक्कर बिलक्कू फेस्टिवल जो है वो केरल का है और ये त्यौहार सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में विद्यमान है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68%। पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का लगभग 68% 68% भाग जो है वो मेंटल में विद्यमान है। 12 नंबर प्रश्न आपका ज्वालामुखी का नाम है, दूसरी तरफ देश से आपको मिलाना है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट लिविंगस्टन जो है ये आपका पड़ता है पापुआ न्यू गिनी में, माउंट केलीमिटू इंडोनेशिया में, माउंट केलीमिटू इंडोनेशिया में, चिब्रांजो आपका है ये इक्वाडोर में, और माउंट ताल ये फिलीपींस में, माउंट ताल फिलीपींस में। आंसर सी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय ऑर्गेनिक खेती परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑर्गेनिक खेती में पहला राज्य अगर पूछे तो पहला राज्य जो है वो है आपका सिक्किम ऑर्गेनिक खेती में। और राष्ट्रीय ऑर्गेनिक खेती परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में, 5वीं कहते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में की गई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम में। 14 किस देश के किसानों को फिल्ला कहा जाता था? फिल्ला कहा जाता था मिस्र देश के किसान को फिल्ला कहा जाता था। ओवान बांध किस नदी पर स्थित है? ओवान कहें या फिर आप इसको ओशवान भी बोल सकते हैं। ये आपका नील नदी पर है जो कि मिस्र में है, नील नदी पर। समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा क्या है? तो समुद्री धाराओं की जो मुख्य दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती और दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्ती होता है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्ती है। ठीक है, ये जो है इस दिशा का कारण कोरियोलिस बल है। क्या है कारण इसका? कोरियोलिस बल है। निम्नलिखित में कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है वो वन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ वाले वन। डिसेडियस फॉरेस्ट जो है ये आपका भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बात करते हैं ज्वारीय वन का, तो ये टाइडल फॉरेस्ट जो होता है अंडमान निकोबार पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में पाई जाती है ये ज्वारीय वन। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के जो डेल्टाई भाग होता है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों के ढलानों में, उसके बाद तमिलनाडु में भी, केरल में भी, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, इसके अलावा और भी राज्य असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, ये सभी जगहों पे आपको सदाबहार वन भी देखने को मिलता है। कांटेदार वन आप देखेंगे मरुस्थलीय इलाके में, जैसे कि राजस्थान में। यहाँ पे पानी ना होने के कारण क्या होता है, यहाँ के जो ये पौधे, मतलब जो इस पौधे के पत्ते होते हैं वो पत्ते नहीं बन के बल्कि यहाँ पे कांटे निकलते हैं। तो कांटेदार वन आपका मरुस्थलीय इलाका राजस्थान वगैरह में हो जाएगा। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये आपका भारत का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है। हेलिस नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था। और बांदीपुर अभयारण्य, अच्छा ये जिम कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड में है। बांदीपुर कहाँ पे है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है। डंफा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में है। मानस आपका असम में है। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। स्मॉक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो स्मॉक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा कोलकाता को दिया गया। किसे? कोलकाता को। यानी यहाँ के जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 82% लोगों को एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था कि 82% लोग यहाँ के स्मोक करते हैं, है ना। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु दिया जाता है। 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर लोकमान्य तिलक पुरस्कार से मोदी जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी HIF की नवीनतम रैंकिंग में
भारतीय हॉकी टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो हाल ही में जारी HIF की नवीनतम रैंकिंग में भारत की हॉकी टीम जो है वो भारत की हॉकी टीम ये हो जाएगा आपका तीसरे स्थान पे। भारत की हॉकी टीम तीसरे स्थान पे है। 20 अगस्त 2023 को फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर किस देश की टीम ने विजेता बनी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। 20 अगस्त 2023 को फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर स्पेन देश की टीम विजेता बनती है, स्पेन देश की टीम। नेक्स्ट, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन जो है यह किया गया है आपका 9वें संस्करण का आयोजन ये किया गया आपका कहाँ पे? तो ये किया गया था आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया गया। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के कितने किसान और किसान समूहों को जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा की गई? आंसर हो जाएगा, तो टोटल आंसर हो जाएगा 6। आंसर आपका सी हो जाएगा 6। 6 लोगों को जो है हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के 6 किसान और किसान समूहों को जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अगला है कि हाल ही में PPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा PM ई बस सेवा। क्या नाम है इसका? PM ई बस सेवा। जो PPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम है PM ई बस सेवा। हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 15,000 करोड़ रुपया। जो विश्वकर्मा योजना है उसके लिए जो आपका ये अभी वर्तमान का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, मतलब बजट चल रहा है 23-24, इसके लिए सिर्फ ये है 15,000 करोड़ रुपया का प्रस्तावित किया गया है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्याओं समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये प्रारूप समिति सबसे बड़ी थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। आपको गलत कथन ढूंढना है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, गलत। इसमें गिने चुने लोग ही भेजे गए थे और इसमें तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, तो आप इसे इनडायरेक्ट कह सकते हैं और ये लिमिट मात्रा में सेलेक्ट हुए थे लोग, है ना। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, मतलब 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर्ण संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। आंसर आपका सी हो जाएगा, सी गलत है, बाकी सभी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 16, अनुच्छेद 14 तथा 16। जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द है, इसके लिए अनुच्छेद 14 और 16 दोनों को मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई, आर्टिकल 14 और 16। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता या फिर आते हैं? तो जिसको आप लोग वरीयता क्रम बोलते हैं। वरीयता क्रम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बाद उनका स्थान होता है उपराष्ट्रपति का, 3rd स्थान प्रधानमंत्री का, 4th स्थान होता है राज्यों के राज्यपाल का, 5th स्थान होता है पूर्व राष्ट्रपति का, 6th स्थान होता है मुख्य न्यायाधीश का या फिर लोकसभा के अध्यक्ष का। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो आंसर हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। कौन आते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 30 का। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, विधानसभा के सदस्य की निर्हंताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका जो राज्यपाल के द्वारा।
जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो विधानसभा के सदस्य की जो निर्णयताएं होती है उससे संबंधित जो भी अंतिम प्रश्न होते हैं, विनिश्चय होते हैं, उसके लिए राज्यपाल जिम्मेदार होते हैं। अगला है, किस आयोग ने अस्थायी अंतरराजकीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? तो आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, इसका संबंध हो जाएगा अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है और इसका संबंध है सरकारिया आयोग से है। अगला देखते हैं 33 नंबर। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। आंसर हो जाएगा राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की स्तुति पर। जो संघ लोक सेवा आयोग है वो राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहमत तब हो सकता है जब राज्यपाल की डिमांड हो और राष्ट्रपति की स्तुति हो तब। अगला प्रश्न है कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्णयताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसका राय लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग का। जो भारत का संविधान है वो आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य की निर्णयता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर अगर कोई निर्णय लेता है तो इससे पहले वो निर्वाचन आयोग से राय जरूर लेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो 344 आर्टिकल के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में। 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद आपका 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को जो है वो राष्ट्रीय है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो लागू होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में लागू होते हैं। कहाँ पे? त्रिपुरा में। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तिलहन। तिलहन जो है ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम और दुर्बल वर्ग। जो भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य कृषि, लघु या फिर छोटे उद्यम या दुर्बल वर्ग में ऋण देने से है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध है। तो केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध हो जाएगा आपका करों से। केलकर टास्क फोर्स का संबंध करों से है, यानी टैक्स से। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था 1975 में। 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो आंसर हो जाएगा ITDC का। किसका? ITDC का। भारत में पर्यटन होटल उद्योग का विकास, ये जो है ये कार्य आपका ITDC का है, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत 1861 में किसने किया था? आंसर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, ख्यू सम्फान एवं पोल पोट किस विचारधारा को मानते थे? तो ख्यू सम्फान एवं पोल पोट जो हैं ये जो विचारधारा को मानते थे वो विचारधारा है आपका मार्क्सवादी थे। ख्यू सम्फान और पोल पोट जो थे वो मार्क्सवादी विचारधारा से थे। नाजीवादी से हिटलर हो जाएगा, नाजीवादी की विचारधारा के हिटलर थे। लोकतांत्रिक विचारधारा के एक्सल होनेथ और एक और चार्ल्स टेलर थे लोकतांत्रिक विचारधारा के। समाजवादी विचारधारा से संबंधित थे मार्क्स और एंगल्स।
अगला प्रश्न देखिएगा, सुम्फनबोंग किस नाम से प्रसिद्ध था? तो सुम्फनबोंग जो थे ये प्रसिद्ध थे आपके पायेट लाओ के नाम से। किसके नाम से? पायेट लाओ के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 46 का, सॉरी 46 कहते हैं 45 का, है ना। अगला देखते हैं, अच्छन महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं? तो कथक से। अच्छन महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। कथक यूपी का हो जाएगा, उड़ीसी उड़ीसा का, बिहू आपका जो है बिहू असम का, और कथकली आपका कहाँ का है कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। बहुत इजी है कथकली। प्रादेशिक सेना टीए का स्थापना कब हुआ था? तो प्रादेशिक सेना का जो स्थापना हुआ था ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1949 में। प्रादेशिक सेना का स्थापना 1949 में हुआ था। रमन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ है? तो रमन अनुसंधान शोध संस्थान आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। 49 है कि ली कार्बोसियर की स्थापत्य कार्य को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? तो ली कार्बोसियर की स्थापत्य कार्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 2016 में। कब शामिल किया गया था? 2016 में। अगला है एल्वा वैली। एल्वा वैली या फिर ड्रेसडेन जर्मनी को विश्व विरासत सूची से बाहर कब किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2009 में। इसमें आपको ये लाइन याद रखना है, बाकी और नहीं। एल्वा वैली ड्रेसडेन जर्मनी में है। एल्वा वैली ड्रेसडेन जर्मनी में है। काकरिया झील भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल है, किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। काकरिया झील भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये अहमदाबाद में है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसको अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है? कैमिलेट्स मतलब ऊंट, है ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 2024 को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला है, शुष्क नासिका तथा पंचायतन निम्नलिखित में से क्या है? तो शुष्क नासिका और पंचायतन ये सभी आपका मंदिर स्थापित संरचना में विभिन्न अंग है। मंदिर स्थापित संरचना का विभिन्न अंग आपने शैली को पढ़ा होगा। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली कहते हैं। आपने मंदिर की जो शैली है आपने पढ़ा होगा। 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और एक है नागर शैली, द्रविड़ शैली और एक पंचायतन शैली, है ना। तो ये मध्य में आ जाता है आपका पंचायतन शैली। नागर आपका हो जाएगा उत्तरी में, उत्तरी भारत का हो जाएगा, और द्रविड़ आपका दक्षिणी का है, ये मध्य में हो जाएगा। मतलब दोनों को मिला के ही ये। अगला है, सूची को मिलान करें। गंधार कला। गंधार कला कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से, मिलिंदीपनो मिनेंडर से और तख्त शिलालेख पत्तिक से। तो गंधार कला कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंदोपनो मिनेंडर और तख्त शिला आपका हो जाएगा पत्तिक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 55 का। तो आंसर हो जाएगा 55 का आपका ऑप्शन नंबर सी। 3 4 1 2। भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए होता था? तो भीषज शब्द का ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है वैद्य के लिए। किसके लिए? वैद्य के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 56 का डी सही है। अगला है, अफीक लिखता है कि सामग्री बहुत सस्ती हो गई, उसे पूरे 40 वर्ष के शासनकाल में लोगों ने अकाल नहीं देखा। यह कथन लेखक ने किस शासक के बारे में कहा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा गया है। अफीक लिखता है कि सामग्री बहुत सस्ती हो गई, उसके पूरे 40 वर्ष के शासनकाल में लोगों ने अकाल नहीं देखा। यह कथन फिरोज शाह तुगलक जो है इसके लिए लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि कहाँ है? तो बाज बहादुर और रूपमती की समाधि जो है यह आपका है उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में। निम्न में से किसे दक्षिण का टोडरमल के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल के नाम से जाना जाता है मुर्शीद कुली खां को। मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है।
अगला है कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेंद्र नवनीत को। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया है। किस शासक को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। 1765 से 1772 के काल को किस भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KM पनिकर ने। 1765 से 1772 के काल को KM पनिकर जो एक भारतीय इतिहासकार थे, इन्होंने डाकू राज का उपाधि दिया है। किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो अलग किया गया था एकवर्थ समिति की सिफारिश पर, है ना। एकवर्थ आयोग के सिफारिश पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। जैन कमीशन का संबंध मन में होगा कि किससे है? तो जैन कमीशन का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका राजीव गांधी की हत्या से संबंधित है। 1947 में आज़ादी से पहले किसकी अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केसी नियोगी। 1947 में आज़ादी से पहले केसी नियोगी की अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन हुआ था। अच्छा, रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर, इसे भी जरा याद रखिएगा। सन 1892 से 93 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने कहाँ गए थे? तो आंसर हो जाएगा इसका डरबन। 65 का आंसर है बी, डरबन। सन 1892 से 93 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने डरबन गए थे। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छा, साबरमती आपका कहाँ पे है और साबरमती का स्थापना किसने किया था? मैं आश्रम की बात नहीं कर रही हूँ, साबरमती का स्थापना किसने किया था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे आश्रम की बात हो रही है, तो गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था जो रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना। रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना साबरमती आश्रम के स्थापना का पीछे का मुख्य उद्देश्य था। 67 नंबर प्रश्न आता है, 67 नंबर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रति वर्ष की दर से स्वीकृत की गई? आंसर हो जाएगा 5 लाख प्रति वर्ष। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख प्रति वर्ष जो है वो राशि स्वीकृत की गई है। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित झांकी में किस विभाग को प्राम स्थान मिला है? मतलब प्रथम स्थान, यहाँ पे प्राम लिखा हुआ है, प्रथम हो जाएगा, प्रथम स्थान मिला है। बिहार से रिलेटेड प्रश्न और पूछा गया है बिहार से रिलेटेड, तो पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि विभाग को। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित झांकी में कृषि विभाग के झांकी को पहला स्थान मिला है। 12 अगस्त 2023 को खेली गई पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। 12 अगस्त 2023 को खेली गई पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेता भारत हैं। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक हाउ प्रथम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो हाउ प्रथम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखक जो हो जाएंगे वो हैं आपके नीरजा चौधरी। कौन है? नीरजा चौधरी। 29 जुलाई 2023 को रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा। 29 जुलाई 2023 को रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का अनावरण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया गया। हाल ही में विश्व शेर दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा शेर सूचना। विश्व शेर दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शेर को ट्रैक करने के लिए शेर सूचना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, शेर सूचना ऐप को।
14 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पदक देने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा 21। 14 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के 21 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पदक देने की घोषणा की। अगला प्रश्न आता है आपका कि 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है वो 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी हैं, कितने नवरत्न कंपनी है और कितने मिनी रत्न कंपनी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, नहीं बता पाएंगे तो अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे। अगस्त 2023 में भारत में पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर का अनावरण कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर B, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगस्त 2023 में भारत के पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 20 जुलाई को। किस देश के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक में से एक राजमिंदर सिंह थट्टू को पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया? आंसर है इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक में से एक राजविंदर सिंह थट्टू को पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। DNA द्विगुणन की सही विधि क्या है? तो DNA द्विगुणन यानी कि रिप्लिकेशन की जो सही विधि है वो विधि है आपकी अधिपरिमित यानी सेमी कंजर्वेटिव्स। क्या है? सेमी कंजर्वेटिव्स। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पे आपको पेयर दिया हुआ है अमरूद, अमरूद सरस फल, ये बिल्कुल आपका सही है। बेरी, कहीं कहीं आपको बेरी भी लिखा सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। बेरी में जो आपका आता है, बेरी में वो अमरूद आता है, अमरूद के अलावा सुपारी आता है और बैगन आता है। आप लोग लिख लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत साइंस में ये कंफ्यूज करने वाली प्रश्न होती है। ठीक है, तो अमरूद, उसके बाद बैंगन और सुपारी, ये सभी बेरी में होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अधिष्ठ फल, अधिष्ठ फल यानी कि ड्रूप, ड्रूप में आपका नारियल आ जाएगा, आम और बादाम, तो ये भी सही है। अनानास, अनानास सोरोसिस, ये भी आपका सही है। सोरोसिस में अनानास हो जाएगा, सहतूत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद सूरजमुखी संपुट, ये आपका गलत है। संपुट में आपका कपास, धतुरा, ये सब संपुट में आता है। सूरजमुखी जो है आपका, सूरजमुखी वो सिपसेला है, सिपसेला वर्ग का। ठीक है, तो आंसर आपका डी गलत हो जाएगा क्योंकि यही जोड़ा गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा अल्फा लिनोलोनिक अम्ल यानी 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा इसका अलसी, अलसी जिसको तीसी बोलते हैं। ये जो है अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है अलसी। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, टिक और माइट, ये जो टिक और माइट होते हैं ये वास्तव में आपके मकरी वंशी होते हैं, मकरी वंशी। मकरी समझते हैं, जो जाल लगाती है मकरा वाला। मानव रक्त की सयानता का कारण क्या है? तो मानव रक्त में जो सयानता होता है उसका कारण रक्त में प्रोटीन है, उसका कारण रक्त में प्रोटीन है। किस औषधि के प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है? तो दृष्टि भ्रम जो आपका होता है वो आपको होगा LSD के प्रयोग से, LSD के प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है। नेक्स्ट, विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान में। जीवाश्म विज्ञान की शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है। 85, दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी कि हीमोजिनाइज किया जाता है। तो दूध को हीमोनाइज किया जाता है, वो विधि आपका हो जाएगा इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। आंसर सी। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में आपका सेलुलोज पाया जाता है। क्या? सेलुलोज। आगे देखते हैं इधर आपका कि विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है
ऑप्शन है एडोहेड्रल फ्लोरीन, कैलिफोर्नियम 252, ट्रिटियम और रोडियम। तो विश्व में सबसे महंगा पदार्थ अगर कोई है तो वो पदार्थ है आपका एडोहेड्रल फ्लोरीन। क्या है? एडोहेड्रल फ्लोरीन सबसे महंगा है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन इसमें से आपका हो जाएगा डी, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 18 आर्गन और 38। ये आपका इसमें जो है 89 में, हाँ, ये आप जो आर्गन देख रहे हैं 18 और 38, इसमें 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है। नेक्स्ट, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए जिस घड़ी का उपयोग करते हैं वो आणविक घड़ी कहलाती है। कौन सी घड़ी? आणविक घड़ी। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो एक वस्तु के जड़त्व की जो प्रत्यक्ष निर्भरता होती है वो निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अगला आपका 92 नंबर मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसे बनाएंगे, सॉरी मैथ नहीं है। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो सबसे पहले 20% कम करने के लिए जो दाब आपको बढ़ाना पड़ेगा वो आपको 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब आप 20% कम कर सकते हैं उसके टेम्परेचर को। थर्मोपुल क्या है? थर्मोपुल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मोपुल थर्मोमीटर जो है यह कार्य करता है आपका सीवेग प्रभाव पर। किस पर? सीवेग प्रभाव पर। जब कोई तरंग किसी दर्पण में परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके। तो जब कोई तरंग अपनी किसी दर्पण में परावर्तित होती है तो जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन उसके आयाम में होता है। किसमें? उसके आयाम में होता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचारण नहीं कर सकती है? तो शून्य में संचारण नहीं करेगी वो है ध्वनि। ध्वनि जो है वो शून्य में संचारण ही नहीं करेगी। 96 नंबर आपका मैथ का प्रश्न है, 96 से लेकर 100 तक में। इसका आंसर बता देते हैं, हर सेट की तरह आप लोग बना लीजिएगा। 96 का आंसर है बी। 97 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा सी। 98 नंबर प्रश्न का आंसर है ए और ए हो जाएगा 60%। और 99 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, 99 नंबर प्रश्न का आंसर बी है और 100 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। तो ये सेट नंबर 73 आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।